भाषा विकास। जन्म जब शिशु का जन्म होता है तो वह पहली बार वह क्रंदन करता है या रोता है, वह ही बालक की पहली भाषा होती है। इस समय बालक को किसी प्रकार के स्वरों, व्यंजनों, अक्षरों का ज्ञान नहीं होता है। परंतु जब धीरे-धीरे बालक ध्वनियों का उच्चारण करता है तो वैसे-वैसे स्वरों, व्यंजनों एवं अक्षरों की संख्या बढ़ती जाती है। 10 माह का बालक पहला शब्द बोलता है। भाषा भावों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने विचारों का आदान-प्रदान करता है। सामान्यतः देखा गया है कि शिशुअवस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का भाषा विकास अधिक होता है। बाल्यावस्था व किशोरावस्था में भी लड़कियों का भाषा विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक तेज होता है। इसी कारण लड़कियां अपनी बात को सही तरीके से प्रस्तुत करने में अधिक तेज होती हैं। हरलोक के अनुसार भाषा के संप्रेषण के वे सभी साधन आते हैं जिनमें विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे कि अपने विचारों और भावों को दूसरे से अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सके। स्वीट के अनुसार भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। बालकों की तुलना में बालिकाओं का शब्द भंडार अधिक होता है। भाषा के भाग चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वनेम ध्वनिम। यह ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। इनका खुद से कोई मतलब नहीं होता है। बालक शिशुअवस्था में ऐसी भाषा निकालता है जैसे आ, ई, ऊ, था, चा, धा, पा। रूपिम रूपग्राम। यह सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई होती है। इसमें छोटे छोटे वर्णों से मिले हुए शब्द होते हैं जो कि बालक आसानी से बोलता है। इसका प्रयोग भी शिशुअवस्था में होता है। कल, पल, चल, कम। वाक्य विन्यास। शब्दों का ऐसा समूह जिसमें वाक्य बना हो और उस वाक्य का कोई अर्थ हो या नहीं हो, वाक्य विन्यास कहलाता है। जैसे श्यामा चाय खाती है। अर्थ विन्यास। जब वाक्य में सभी अर्थपूर्ण शब्द हों, अर्थात जब वाक्य के सभी शब्द अर्थपूर्ण लिए हुए हों, तो वह अर्थ विन्यास कहलाता है। जैसे श्यामा चाय पीती है। भाषा सीखने के साधन: अनुकरण, खेल, कहानी सुनना, वार्तालाप, प्रश्नोत्तर। भाषा के प्रकार: वाचिक भाषा, मौखिक भाषा। भाषा के इस रूप में व्यक्ति शब्दों, वाक्यों, वाणी के रूप में सूचना को व्यक्त करता है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है व श्रोता सुनकर उसकी बात को समझता है। सांकेतिक भाषा: कोई व्यक्ति अपनी बात को शब्दों या वाक्यों में कहने के बजाय संकेतों, इशारों के माध्यम से व्यक्त करता है। जैसे चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस यातायात को संकेतों के माध्यम से नियंत्रित करता है। मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप भी इसी भाषा के द्वारा होता है। लिखित भाषा: इस भाषा के रूप में व्यक्ति अपनी बातें, संभावनाएं, इच्छाएं या सूचनाएं लिखकर विचारों को व्यक्त करता है। जैसे राकेश छात्रावास में रहता है, वह अपने माता पिता को अपनी कुशलता और आवश्यकता की जानकारी पत्र में लिखकर देता है तथा माता पिता उस पत्र को पढ़कर जानकारी प्राप्त करते हैं। श्यामा ने पापा को कविता सुनाई। वाचिक भाषा: श्यामा ने हाथ से इशारा करके पापा को रुकने के लिए कहा। सांकेतिक भाषा: श्याम ने पापा को पत्र लिखा। लिखित भाषा: स्मिथ के अनुसार भाषा विकास की प्रगति: आयु और शब्द: जन्म से 8 माह तक 0 शब्द, 10 माह से 1 शब्द और 1 वर्ष में 3 शब्द, 1 वर्ष 3 माह में 19 शब्द, 1 वर्ष 3 से 6 माह तक 22 शब्द, 1 वर्ष 6 से 9 माह तक 118 शब्द, 2 वर्ष में 212, 4 वर्ष में 1550, 5 वर्ष में 2072, 6 वर्ष में 2562 शब्द। भाषा की चरण अवस्थाएं: क्रंदन या रोना: बालक की प्रथम ध्वनि पहली भाषा है। जन्म के पश्चात शिशु में सहज क्रिया के रूप में क्रंदन पाया जाता है, जिसे भाषा का प्रथम रूप माना जाता है। बबलाना या बलबलाना कोइंग: 3 से 9 माह जैसे दा, आ, बा। यह बालक के लिए एक खेल है जिसमें बालक को संतुष्टि एवं आनंद की अनुभूति होती है। अंग विक्षेप: हाव भाव के द्वारा बालक अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सॉम्पसन एवं लिपसेट के अनुसार बालक का शब्दकोश: आयु और शब्द: जन्म है 0 शब्द, 18 माह 1.5 वर्ष तक 10 शब्द बोलता है, 2 वर्ष में 272, 2.5 वर्ष में 450, 3 वर्ष में 1000 शब्द बोलता है, 3.5 वर्ष में 1250, 4 वर्ष में 1900 और 5 वर्ष में 2100, 10 वर्ष में 5000 शब्द बोलता है। भाषा का विकास का सिद्धांत: इस सिद्धांत के प्रवर्तक नोम चॉम्स्की फिलाडेल्फिया थे, जिनका जन्म 7 दिसंबर 1928 में हुआ था। इसके अनुसार भाषा विकास जन्मजात योग्यता होती है। इनके अनुसार बच्चे बिना पढ़ाए जिस तरह से शब्दों तथा व्याकरण को अर्जित करते हैं, उनकी व्याख्या नहीं कर सकते। चॉम्स्की का मानना है
कि भाषा विकास शारीरिक परिपक्वता की तरह है, जो उपयुक्त देखभाल करने पर बच्चों में स्वतः होता है। वे जिस किसी भाषा को सुनते हैं उसके व्याकरण को सरलता से सीख जाते हैं। इन्होंने भाषा सीखने के 2 नियम बताए हैं। सतही संरचना नियम, इसमें बोलना, पढ़ना, लिखना इत्यादि आता है। गहरी संरचना नियम, इसके अंतर्गत भाषा का ज्ञान गहराई से प्राप्त किया जाता है। नोम चॉम्स्की के अनुसार बालक में भाषा ग्रहण करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे भाषा अर्जन तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इनका मानना है कि बालक जिस भाषा को सुनता है उसकी व्याकरण अपने आप सीख जाता है। इसलिए इस सिद्धांत को जनरेटिव ग्रामर थ्योरी कहा जाता है। गैसल का परिपक्वता का सिद्धांत, बाल विकास का परिपक्वता सिद्धांत अर्नोल्ड गैसल द्वारा 1925 में प्रस्तुत किया गया। गैसल अमेरिकन शिक्षाशास्त्री, डॉक्टर तथा मनोवैज्ञानिक थे। गैसल ने येल क्लिनिक में 50 से अधिक वर्षों तक काम किया तथा इस दौरान कई शोध किए। गैसल ने बताया कि बाल विकास में परिपक्वता का बहुत महत्व है। परिपक्वता आनुवंशिकता और रूप में उपस्थित गुणों का निश्चित आयु पर प्रकट होना है। गैसल ने माना कि बच्चे की वृद्धि व विकास वातावरण तथा आनुवंशिकता दोनों से प्रभावित होता है, लेकिन इन्होंने शारीरिक विकास का अध्ययन किया था तथा बताया कि विकास कुछ आंतरिक कारकों विशेषकर जीन्स द्वारा प्रभावित होता है और इस प्रक्रिया को ही इन्होंने परिपक्वता कहा। गैसल ने विकास प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए कुछ शब्द प्रयोग किए हैं। रेसिप्रोकल, इंटरवीविंग, पारस्परिक अंतर्संबंध। इनके अनुसार जब 2 विपरीत प्रवृत्तियां एक प्रभावपूर्ण संतुलन बना लेती हैं तो इसे रेसिप्रोकल इंटरवीविंग कहते हैं। जैसे हाथ का उपयोग, जब बालक का जन्म होता है तो दोनों का उपयोग करता है और फिर धीरे धीरे दाएं और बाएं हाथ में संतुलन स्थापित कर लेता है। आत्म स्वाभिनियम, इनका मानना है कि नवजात शिशु में अपने विकास को नियंत्रित कर सकते हैं। इन्होंने प्रदर्शित किया कि जैसे छोटे बच्चे का सोने, खाने पीने का कोई समय निर्धारित नहीं होता है और बाद में धीरे धीरे अपना समय निर्धारित कर लेते हैं। गैसल का मानना था कि विकास के आंतरिक कारकों में जीन्स सर्वाधिक प्रभावी होता है। इनके अनुसार बच्चों के विकास की दर मुख्य रूप से उनके तंत्रिका तंत्र के विकास पर निर्भर करती है, जिसमें तंत्रिका तंत्र, रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क का जटिल जाल शामिल होता है। जैसे जैसे बालक की तंत्रिका तंत्र में वृद्धि होती है वैसे वैसे मस्तिष्क में भी विकसित होता है और उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है। गैसल ने बालकों को उनके विकासात्मक कार्यक्रम से पहले पढ़ाने का विरोध किया था। बालक का नैतिक विकास। नैतिक व्यवहार का अर्थ है समाज की नैतिक संहिता के अनुसार व्यवहार करना। मोरल शब्द लैटिन भाषा के मोरस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है व्यवहार विधियाँ, रिवाज तथा लोक विधियाँ। नैतिक विकास को हेविंग हस्ट ने 5 स्तर पर अवस्थाओं के आधार पर समझाया। नंबर 1 है पूर्व नैतिक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक होती है। स्वकेंद्रित अवस्था 3 से 6 वर्ष तक। परंपराओं की धारण करने की अवस्था 7 वर्ष से 12 वर्ष तक, इसको किशोरावस्था से प्रारंभ तक होता है। आधारहीन आत्मचेतना अवस्था 13 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था में। 5वां है आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था 18 वर्ष के बाद या प्रौढ़ावस्था। नंबर 1 है पूर्व नैतिक अवस्था। यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष की आयु तक रहती है। इस अवस्था में बालक से किसी प्रकार की नैतिकता की अपेक्षा नहीं की जाती है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या सही है, यह बात उसकी समझ के बाहर होती है। उसे अपनी इच्छाओं, भावनाओं एवं संवेगों पर नियंत्रण करना नहीं आता है। इसके बाद दूसरा है स्वकेंद्रित अवस्था। इस अवस्था का कार्यकाल 3 वर्ष से 6 वर्ष तक होता है। बालक अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति के चारों ओर ही केंद्रित होता है। इसके लिए वही नैतिक है और उसके स्वयं से जुड़ा हुआ है। परंपरा को धारण करने वाली अवस्था 7 वर्ष से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभ तक का संबंध इस अवस्था से है। इस अवस्था में बालक सामाजिकता के गुणों को धारण करता है तथा समाज के बनाए नियमों, परंपराओं तथा मूल्यों को धारण करने संबंधी नैतिक गुणों का विकास करता है। चरित्र निर्माण की प्रक्रिया इस अवस्था में प्रारंभ हो जाती है। आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, यह किशोरावस्था से जुड़ी हुई है। इस अवस्था में बालक सामाजिक, शारीरिक तथा मानसिक विकास की ऊंचाइयों को छूने लगता है। वह अपने व्यवहार, आचरण और व्यक्तित्व संबंधी गुणों की स्वयं की आलोचना करता है। पूर्णता की इच्छा के कारण वह स्वयं असंतुष्ट हो रहता है। नैतिकता को अपना आदर्श मानने की बात उसे समाज की वास्तविकता तथा व्यवहारिकता से काफ़ी दूर ले जाती है। आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था नैतिक विकास की यह चरम अवस्था है। परिपक्वता ग्रहण करने के पश्चात ही इसका विकास संभव है। इस अवस्था में व्यक्ति अपनी मानसिक शक्तियों का उचित प्रयोग करता है तथा अच्छी तरह सोच समझकर किसी भी प्रकार का व्यवहार या आचरण करता है। अब व्यक्ति प्रत्येक कार्य नैतिक मूल्यों के दायरे में रहकर ही करता है।
अमेरिकन मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग 1927 से 1987 तक ने 1969 में नैतिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत में 1981 व 1984 में संशोधन हुआ। कोहलबर्ग द्वारा मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मोरल डेवलपमेंट, द फिलॉसफी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, द फिलॉसफी साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट पुस्तकें लिखी गई। कोहलबर्ग द्वारा 10 से 16 वर्ष के 72 बच्चों पर नैतिक विकास सिद्धांत का प्रयोग किया गया। इन वर्षों को नैतिक तर्कणा वर्ष भी कहा जाता है। इन्होंने इस सिद्धांत के 3 स्तर व 6 अवस्थाएं बताई हैं, जिसके अनुसार नैतिक विकास की विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। इन्होंने नैतिकता के विकास को सिद्ध करने के लिए नैतिकता की 11 कहानियाँ ली थी। कोहलबर्ग इन्हीं कहानियों को बच्चों को सुनाकर नैतिकता के स्तर को मापते थे। इन कहानियों में से सबसे प्रसिद्ध हाइनेज हिंज की कहानी प्रसिद्ध है, जिसमें हिंज हाइनेज की नैतिक दुविधा का अध्ययन किया गया, जो यह है। यूरोप में हिंज हाइनेज की पत्नी गंभीर रोग से पीड़ित थी और वह मौत के कगार पर थी। डॉक्टरों ने रेडियम नाम की दवाई बताई, इसमें उसकी जान बच सकती थी, जिसकी खोज एक फार्मालिस्ट ने उस दौरान की थी। उस दवाई को बनाने का खर्च बहुत ही ज़्यादा था। फार्मालिस्ट उस दवाई की कीमत 10 गुना ज़्यादा मांग रहा था। हिंज इस कीमत को देने में सक्षम नहीं था। उसने कुछ पैसे उधार लिए, परंतु वो भी कम थे, और उसने फार्मालिस्ट से इस दवाई को अभी आधी कीमत में देने को कहा और बाकी पैसे बाद में देने के लिए कहा, परंतु फार्मासिस्ट ने मना कर दिया। और उसके मना करने पर हिंज ने मजबूर होकर दवाई को वहाँ से अपनी पत्नी के लिए चुरा ली। तो इसमें नैतिक दुविधा यह थी कि क्या हिंज को वह दवाई चुरा लेनी चाहिए थी? क्या चोरी करना सही है या गलत है? क्यों? यह कहानी कोहलबर्ग की 11 कहानियों में से एक थी, जो नैतिक विकास को जानने में प्रयोग की गई। इन्होंने 20 वर्ष तक बच्चों के साथ साक्षात्कार करके कहानी सुनाकर बच्चों से प्रश्न पूछना निर्णय निकाला। यह एक नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत की कुल 6 अवस्थाएं बताई तथा इन अवस्थाओं को 3 स्तरों में बांटा। नंबर पहला है प्री कन्वेंशनल स्टेज, पारंपरिक और पूर्व परंपरागत अवस्था। शैशवावस्था यानी 4 से 10 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक की नैतिकता का अभाव होता है, परंतु बालक का नैतिक विकास प्रारंभ हो जाता है तथा बालक अपने परिवार के वयस्क सदस्यों से नैतिकता की बातें सीखता है। वह जैसा देखता है वैसा ही सीखता है, अर्थात बाहर घटना के आधार पर ही वह सही व गलत बताता है। बालक में तर्क एवं चिंतन का आधार बाहरी घटना होती है। इस स्तर की 2 अवस्थाएं होती हैं। इस स्तर की 2 अवस्थाएं होती हैं, आज्ञा एवं दंड की अवस्था। इस अवस्था में बालक आज्ञा इसलिए मानता है कि उसे दंड न मिल जाए। अहंकार की अवस्था, साधनात्मक, सापेक्षवादी और उन्मुक्ता। इस अवस्था में बालक में अहम का भाव रहता है। दूसरा है कन्वेंशनल स्टेज, परंपरागत अवस्था, बाल्यावस्था 10 से 13 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक का सर्वाधिक नैतिक विकास होता है। इस अवस्था में बालक अपने समाज, धर्म, राष्ट्र, संस्कृति के आधार पर एवं इनके द्वारा बताए गए नैतिक मूल्यों के आधार पर नैतिकता का विकास करता है। इस अवस्था की 2 अवस्थाएं होती हैं, प्रशंसा की अवस्था, उत्तम लड़का अच्छी लड़की अवस्था। इस अवस्था में बालक प्रशंसा पाना चाहता है। दूसरा है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। बालक समाज द्वारा निर्धारित व्यवस्थाओं तथा नियमों के प्रति सम्मान रखता है। तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, उत्तर पारंपरिक अवस्था, किशोर अवस्था 13 वर्ष के बाद। इस अवस्था में बालक का नैतिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। बालक नैतिकता के लिए आत्मनिर्भर बन जाता है। इसके बाद बालक स्वयं नैतिक मूल्यों का निर्धारण करता है। इस अवस्था में भी 2 अवस्थाएं शामिल हैं। नंबर 1 है सामाजिक समझौते की अवस्था। बालक को कई परिस्थितियों में समाज से समझौता करना पड़ता है। दूसरा है विवेक की अवस्था, सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत की अनुमतता। इस अवस्था में अपने नैतिक नियमों को प्रोत्साहित करने एवं आत्मनिंदा से बचने का अभिप्रेरण अधिक होता है। यह अवस्था सामाजिक स्तर की उत्तम अवस्था होती है। इस अवस्था में अंतर्गत किशोरों में सार्वत्रिक नैतिक नियम की नैतिकता विद्यमान रहती है। विवेक की अवस्था सामाजिक समझौते की अवस्था 13 वर्ष के बाद। और पहला है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, 4 से 10 वर्ष तक होती है। अहंकार की अवस्था होती है, यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है। दूसरा है उत्तम लड़का अच्छी लड़की अवस्था, 10 से 13 वर्ष तक, यानी कन्वेंशनल स्टेज। और सामाजिक अवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। अगला है सामाजिक समझौते की अवस्था और विवेक की अवस्था। ये होती है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, 13 वर्ष के बाद की अवस्था।
अगला है जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे ने द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड 1932 में बताया कि 5 वर्ष तक बालक गैर नैतिक होता है। इन्होंने नैतिक विकास के 2 भागों में बांटा है। परायत्त नैतिकता की अवस्था पर केंद्रित उन्मुखता 2 से 8 वर्ष तक। इस अवस्था को नैतिक वास्तविकता की अवस्था तथा दबाव की नैतिकता की अवस्था भी कहा जाता है। यह नैतिक विकास की पहली अवस्था है जिससे प्रायः सभी बच्चे गुजरते हैं। बड़ों को नियम के स्रोत के रूप में देखना, बड़ों की आज्ञा पालन करना अच्छा व अवहेलना करना बुरी आदत माना जाता है। कार्य का परिणाम महत्वपूर्ण है, इरादे नहीं। स्वायत्त नैतिकता की अवस्था स्वायत्त उन्मुखता 9 से 11 वर्ष तक। आत्मकेंद्रता की भावना लुप्त हो जाती है और वे समझने लगते हैं कि नैतिक नियम किसी सत्ता से नहीं बल्कि आपसी सहयोग से बनते हैं। वे स्वतंत्र रूप से सोचने व तर्क करने में लग जाते हैं और कार्य का इरादा महत्वपूर्ण है, परिणाम नहीं। नियम परिवर्तनशील है। इसे अन्योन्यता, पारस्परिकता व सहयोग की नैतिकता का काल भी कहा जाता है। यदि कोई बच्चा किसी की कलम चुरा लेता है और बाद में सीढ़ी से गिरकर घायल हो जाता है तो यह सोचता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने चोरी की है। यह बालक की परायत्त अवस्था है। परंतु स्वायत्त अवस्था में आ जाने पर बच्चा ऐसा नहीं सोचता है क्योंकि अब वह समझने लगता है कि वह इसलिए गिरकर घायल हो गया क्योंकि वह सीढ़ी पर ध्यान देकर नहीं चला था।